हेलो स्टूडेंट्स, ये है एपेक्स का ऑनलाइन क्लासेज डिजिटल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपका स्वागत है। पिछली बार हमने व्यतिकरण किया था। इस बार हम ध्रुवण कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में। ये वेव ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक है। ध्रुवण करने से पहले एक दो टॉपिक हमें कुछ नए देखने पड़ेंगे कि जो तरंग कितने प्रकार की होती है, तरंग कितने प्रकार की होती है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तरंग हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग वो तरंगें होती है जो माध्यम में स्रंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है, यानी कि इस तरह से स्रंग और गर्त के रूप में। ये भाग स्रंग कहलाता है। स्रंग का मतलब उभरा हुआ भाग है। ये भाग गर्त कहलाता है। गर्त का मतलब खड्डा होता है और खड्डे की तरह ये भाग जो होता है गर्त है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक तरंगदैर्ध्य लैम्बडा के बराबर होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक तरंगदैर्ध्य लैम्बडा के बराबर होती है। तो इस तरीके से अनुप्रस्थ तरंगें आगे गति करती है। अनुदैर्ध्य तरंगें वो होती है जो संपीड़न व विरलन, ये तरंगें स्रंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। ये तरंगें संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। संपीड़न का मतलब हुआ कि तरंग का भाग बिल्कुल पास पास है, और विरलन का मतलब हुआ कि तरंग का जो एक भाग है वो काफ़ी दूर दूर बनेगा। ये भाग संपीड़न का भाग है, ये भाग विरलन का भाग है। तो इस तरह से तरंगें आगे बढ़ती है। ध्वनि तरंगें जो इसका उदाहरण है, ध्वनि तरंगें होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। जो हम आवाज़ उत्पन्न करते हैं, मुंह से बोलते हैं या किसी तरह से आवाज़ उत्पन्न होती है, वो आवाज़ एक तरह की अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। और दूसरा अनुप्रस्थ तरंगें, तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश किरणें जो है वो अनुप्रस्थ तरंगें हैं। इसके बाद एक और है ईएम वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं इसको, विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसके अंदर प्रकाश किरणों के अंदर तीन भाग होते हैं। एक होता है विद्युत क्षेत्र सदिश, जो हमारी आँख के रेटिना के ऊपर प्रभाव डालता है और इसी की वजह से हमें दिखाई देता है। दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र सदिश, और तीसरा होता है तरंग संचरण की दिशा। ये जो ईएम वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इसमें ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। देखते कैसे कि ये हो गई हमारे पास तरंग संचरण की दिशा, ये हो गई हमारे पास तरंग संचरण की दिशा। यहाँ पर ये हम एक भाग देखते हैं। ये एक तरंग है, इस तरह से आगे बढ़ रही है। ये एक फ्रेम बनाया हमने, यहाँ पे प्रकाश के कण हैं, तो ये तरंग इस तरह से आगे बढ़ेगी। स्रंग और गर्त के रूप में, क्योंकि प्रकाश तरंगें जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगें होती है। अनुप्रस्थ तरंगों का मतलब है कि प्रकाश किरणें स्रंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ेगी। यहीं पर अगर हम देखें तो प्रकाश कणों के कंपन इस अक्ष की दिशा में हो सकते हैं, इस अक्ष की दिशा में हो सकते हैं। ये कंपन की दिशा है। ये कंपन इस दिशा में भी हो सकते हैं, ये कंपन किसी भी दिशा के अंदर हो सकते हैं। तो इस तरह से जो कंपन होते हैं
जो प्रकाश होता है वो अध्रुवित प्रकाश होता है। ये प्रकाश इसी तरीके से आगे बढ़ता है। ये जो हमने बनाए हैं वो इस तरह से कणों के कंपन है, प्रकाश कणों के कंपन है। ये कंपन माध्यम में इस तरह से ये आगे लगातार बढ़ते रहते हैं। ये जो है वो है तरंग संचरण की दिशा। ये तरंग संचरण की दिशा है। ये मान लेते हैं x अक्ष है और ये मान लेते हैं y अक्ष है। तो ये वाली हो गई z अक्ष। z अक्ष की दिशा में तरंगें आगे बढ़ रही है। इस तरफ कुछ कंपन हो रहे हैं, कुछ कंपन y अक्ष की दिशा में भी हो रहे हैं। ये जो कंपन हो रहे हैं जो ना तो x की अक्ष की दिशा में दिख रहे हैं और ना ही y अक्ष की दिशा में दिख रहे हैं, तो इनके जो कंपन हैं उनके घटक ले लिए जाते हैं x और y अक्ष की दिशा में, और हम इसमें पूरा यही मान के चलते हैं कि ये कंपन x अक्ष की दिशा में, ये कंपन y अक्ष की दिशा में है। और अगली बात कि जो तरंग संचरण की दिशा है वो ये दिशा है। डॉट लगाया। अब डॉट का मतलब ये हुआ कि तरंग इस तरह से आगे बाहर निकल रही है। तो अगर इस तरह से इस पेन की दिशा में अगर तरंग बाहर निकलती है तो ये x अक्ष के भी लंबवत हुई और y अक्ष के भी लंबवत हुई। इस तरह से कंपन की दिशा, तरंग संचरण की दिशा तीनों अलग होगी। अब कंपन दो तरीके के हो गए, एक विद्युत कंपन और एक चुंबकीय कंपन। उनको देखने के लिए हम अलग टाइप से देखते हैं। ये मान लो तरंग संचरण की दिशा है। तरंग संचरण की दिशा है। तरंग संचरण की जो दिशा है वो इस तरफ। अब हमारे पास अगर ये अणु प्रस्थ तरंगे हैं तो स्रंग और गर्त के रूप में ये तरंगे आगे बढ़ेगी। तो ये तरंग स्रंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ रही है। तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र सदिश हुआ। अब हम लेते हैं दूसरा चुंबकीय क्षेत्र सदिश। चुंबकीय क्षेत्र सदिश इसके परपेंडिकुलर लंबवत, ये रेड कलर का चुंबकीय क्षेत्र सदिश है। विद्युत क्षेत्र सदिश हमारी आंखों पर दृश्य प्रकाश उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र सदिश जो है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश ये है जो विद्युत क्षेत्र सदिश के लंबवत होता है। तो ये तरंग संचरण की दिशा। इन दोनों के बीच कोण 90 डिग्री। इन तीनों के बीच यहाँ पे कोण 90 डिग्री। तीनों का मतलब ब्लू वाला विद्युत क्षेत्र सदिश और तरंग की संचरण की दिशा के बीच 90 डिग्री। रेड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र सदिश और तरंग संचरण की दिशा के जो बीच कोण होता है वो 90 डिग्री। और E और B इन दोनों के बीच में भी कोण 90 डिग्री। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें इस तरह से होती है। यहाँ पर अगर कंपनों को ध्यान से देखा जाए तो ये कंपन होते हैं इस तरह से। ये रेड वाले जो कंपन है विद्युत क्षेत्र के कंपन है। रेड वाले विद्युत क्षेत्र सदिश के, ये रेड वाले चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन है। और अगर हम विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन देखना चाहते हैं तो वो इस दिशा में हो जाएंगे। अब हमें चित्र में ये छोटे बड़े दिख सकते हैं, लेकिन इनके आयाम कम ज़्यादा है। जैसे ये कंपन और ये कंपन दोनों बराबर है। चित्र में छोटे बड़े दिख सकते हैं, इनके आयाम बराबर है। अगर विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में बात करें तो ये कंपन और ये कंपन ये दोनों सेम है। सेम का मतलब इनके आयाम बराबर है। ये कंपन और ये कंपन इन दोनों के आयाम बराबर है। आयाम का मतलब माध्य स्थिति से अधिकतम कितनी दूरी तक गति करता है वो। तो ये जो सारा है वो ये है। हमारे इसमें तीन भाग हो रहे हैं। एक विद्युत क्षेत्र सदिश हो रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र सदिश हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश है और एक संचरण की दिशा है। ये तीनों परस्पर
लंबवत होते हैं। बस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमें ये EM वेव के लिए हमें ये याद रखना है। और ये प्रकाश तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण होता है प्रकाश तरंगे। तो अब हम ध्रुवित प्रकाश के बारे में देखते हैं, प्रकाश ध्रुवित कैसे होता है। ये जो हम देख रहे हैं कि प्रकाश कणों के जो कंपन है वो सभी दिशाओं में है। अगर प्रकाश कणों के कंपन सभी दिशाओं में होते हैं तो ऐसा प्रकाश अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अगर हम किसी तरीके से इस प्रकाश के कणों के कंपनों को एक निश्चित दिशा में कर लेते हैं तो ऐसे जो कंपन है वो ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, ध्रुवित कंपन कहलाते हैं। जैसे ये प्रकाश x और y अक्ष की दिशा में नहीं होकर एक ही दिशा में होता कि जैसे y अक्ष की दिशा हो गई। अगर ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता जैसे x अक्ष की दिशा हो गई। तो इस तरह से जो कंपन होते हैं उन कंपनों को हम ध्रुवित प्रकाश, ये अध्रुवित प्रकाश है और ये ध्रुवित प्रकाश है। ये इनको प्रदर्शित करने का तरीका है, ध्रुवित प्रकाश है। इस चीज़ को हम एक बार ठीक से देखते हैं, भाई प्रकाश ध्रुवित और अध्रुवित कैसे। तो हमारे पास जो प्रकाश किरणें हैं वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है। ये हमारे पास एक तल है जिसके अंदर प्रकाश किरणों के बारे में हम देखने वाले हैं। दो एक्सिस लेनी है अपने को, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। प्रकाश किरणें इस तरह से आगे बढ़ रही है। यहाँ पे जो प्रकाश है वो इस एक्स अक्ष की दिशा में कंपन कर सकता है, एक्स अक्ष की दिशा में कंपन कर सकता है, वाई अक्ष की दिशा में भी कंपन कर सकता है, सभी दिशाओं में कंपन कर सकता है और इस दिशा में भी कंपन कर सकता है। ये सारे कंपन जेड अक्ष के लंबवत है, ये सारे कंपन जेड अक्ष के लंबवत है। इसको दूसरी तरीके से अगर हम बनाएं मोड पे तो ये कंपन सारे इस टाइप से है। ये तरीका हमें बता रहा है कि प्रकाश के कंपन सभी दिशाओं में हो रहे हैं और प्रकाश जो जेड अक्ष है वो इस टाइप से है। एक्स अक्ष ये हो गई, वाई अक्ष ये हो गई और ये पेन की जो डायरेक्शन बार की साइड आ रही है वो हो गई जेड अक्ष की दिशा। अब जेड अक्ष की दिशा में प्रकाश तरंगे आगे बढ़ रही है। यहाँ पर इस टाइप का डायग्राम ये बनाया। ये जो प्रकाश कहलाता है अध्रुवित प्रकाश है। ये जो प्रकाश है वो अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित का मतलब उसके कंपन हो गए सभी दिशाओं। अगर हम किसी तरीके से इस प्रकाश को किसी एक दिशा में कंपन बना लेते हैं, जैसे ये एक्स अक्ष है, या फिर इस टाइप से बना लेते हैं जैसे ये वाई अक्ष है, तो ऐसा प्रकाश कहलाएगा ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश। और ये प्रकाश कहलाएगा अध्रुवित प्रकाश। इस प्रकाश को बनाने का एक और तरीका है हमारे पास कि हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इस प्रकाश के कंपन को इस टाइप से भी बनाया जा सकता है। ये बीच में जो डॉट लगा हुआ है वो बता रहा है कि कणों के जो कंपन है, ये जो बोर्ड दिख रहा है अपने को इस तल के लंबवत है। लंबवत का मतलब ये पूरा तल है और इस तल के लंबवत बार की साइड ये कंपन आ रहा है। ये कंपन इस दिशा में है, तो इस दिशा में जैसे ये वाई अक्ष है तो ये वाई अक्ष हो गया। ये बार वाला जो आ रहा है उसको एक्स अक्ष ले सकते हैं या फिर ऐसे बना सकते हैं।
दो अलग अलग दिशाएं बना दी, इसका मतलब कंपन एक दिशा में नहीं है। और जब तक प्रकाश के कंपन एक दिशा में नहीं होते तो प्रकाश ध्रुवित प्रकाश भी नहीं होता। तो इस तरह से ये प्रकाश अध्रुवित प्रकाश है। और तरंग संचरण की दिशा क्या है और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत क्या है, वो चीज़ को देखते हैं। तो प्रकाश को प्रदर्शित, ध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित इस तरीके, दो तरीके से किया जा सकता है। एक कणों के कंपन, ये तो तरंग संचरण की दिशा है, ये कंपन तरंग संचरण के लंबवत हो रहे हैं। ध्यान से देखो, तरंगे ऐसे आगे बढ़ रही है, इस टाइप से आगे बढ़ रही है तरंगे, और ये प्रकाश सदिश के जो कंपन है, प्रकाश सदिश के जो कंपन है वो इस टाइप से हो रहे हैं। ये कंपन इस टाइप से हो रहे हैं। तो ये जो तरंग संचरण की दिशा है, उस दिशा से ये कंपन लंबवत है 90 डिग्री पर। ये जो कोण बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का। इस 90 डिग्री के कोण के कारण ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है। और दूसरा हमारे पास तरीका ये हो जाता है कि ये कंपन इस टाइप से ले लेते हैं, ये कंपन इस टाइप से हो रहे हैं, ये भी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है। लेकिन दोनों लंबवत किस टाइप से हैं कि ये तो कंपन जो हो रहे हैं, कंपन हो रहे हैं तल में। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तो ये भी है। कैसे हैं कि ये कंपन इस टाइप से हो रहे हैं, जैसे कण इसमें है तो कण ऐसे ऊपर नीचे होगा, और इसके अंदर है तो कण इस टाइप से ऊपर नीचे होगा। बोर्ड से जैसे बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर। ये कंपन ऐसे होंगे, इससे नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इस टाइप से। तो ये जो है वो तरंग संचरण की दिशा के तो लंबवत है। लेकिन दूसरा तरीका, कंपन जो हो रहे हैं, हम इसमें बोलेंगे तल, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, तल के लंबवत है। और ये जो दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही ध्रुवित प्रकाश है, रेखीय ध्रुवित प्रकाश कहते हैं इसको। हम बात कर रहे हैं ध्रुवित प्रकाश की, हम बात अभी कर रहे हैं ध्रुवित प्रकाश की। तो ये प्रदर्शित करने का तरीका हुआ कि ध्रुवित प्रकाश को किस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। अब हम कर रहे हैं कि भाई पोलराइजेशन होता कैसे है, ध्रुवण होता कैसे है। ध्रुवण के बारे में अगर हम देखें तो हम एक रस्सी लेते हैं, धागा लेते हैं और उसको बांध देते हैं, या किसी दृढ़ आधार से बांध देते हैं। इस धागे में हमें कंपन उत्पन्न करने हैं, अनुप्रस्थ कंपन की तरह। इस धागे को यहाँ से पकड़ना है, थोड़ा खींचना है, और इसमें इस टाइप से वाइब्रेशन उत्पन्न करना है, तरंगें उत्पन्न करनी है। तो ये तरंगें इधर आगे बढ़ेगी। हम इसमें किसी भी दिशा में तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं, एक्स अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में, किसी और दिशा के अंदर कर सकते हैं। तरंग संचरण की दिशा जैसे मान लो जेड अक्ष की दिशा में है, तो एक्स या एक्स वाई तल में कहीं पर भी हम तरंग उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कंपन उत्पन्न करने के लिए कई दिशाएं उपलब्ध हैं। तो ये एक उदाहरण हो गया अध्रुवित प्रकाश के जैसा। यहाँ पर हम एक तल लेते हैं, तल का मतलब एक जैसे बोर्ड ले लिया, और इस बोर्ड में एक छोटा सा सरल रेखीय छिद्र रखते हैं इस टाइप से। इसके अंदर से ये धागा आर पार जा रहा है। अगर हम इस तरह से वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं, तरंगे उत्पन्न करते हैं, तो ये वाले कंपन जो होंगे, ये जो कंपन होंगे वो आगे की ओर बढ़ जाएंगे। सीधे वाई अक्ष की दिशा में जो कंपन है वो आगे की ओर बढ़ जाएंगे।
अगर हम देखना चाहें तो रस्सी में इस तरह से तरंगें उत्पन्न होगी, ये तरंगें तो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन जो तरंगें इस टाइप से उत्पन्न होगी, इस टाइप से का मतलब आगे आई फिर पीछे गई, फिर इस टाइप से उत्पन्न जो होगी वो तरंगें इसके द्वारा रोक ली जाएगी। तो ये वाला जो प्रकाश बन रहा है, उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं तो ये ध्रुवित प्रकाश हो गया। तो ये जो पदार्थ है इसने ध्रुवी कारक पदार्थ का कार्य किया, ध्रुवी कारक का पदार्थ का कार्य किया। सेम इसी तरीके से हम एक और इसी टाइप का गत्ता लेते हैं और उसको इस टाइप से रखते हैं। इसमें भी इसी टाइप से सरल रेखे एक छेद किया हुआ है, यहाँ पे गत्ता है, यहाँ से तरंगे आगे नहीं बढ़ पाती। तो ये जो कंपन है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये कंपन आगे पहुँच जाएंगे, ये वाले कंपन आगे पहुँच जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये वाला जो प्रकाश हो गया वो ध्रुवित प्रकाश हो गया। जिसने ध्रुवण किया है, वो क्रिया जो जिसमें ध्रुवण होता है वो ध्रुवण कहलाती है। और जिस पदार्थ द्वारा ध्रुवण हुआ है उस पदार्थ को हम ध्रुवी कारक पदार्थ कहते हैं। ऐसा पदार्थ ध्रुवी कारक पदार्थ कहलाएगा। और जिस पदार्थ के द्वारा हम एनालाइज करते हैं उसे एनालाइजर कहते हैं। यहाँ पर हम इसी चीज़ को दूसरे तरीके से देखते हैं। और ये ध्रुवी कारक पदार्थ के लिए अपने पास एक होता है टूरमलीन का क्रिस्टल। टूरमलीन एक पदार्थ है, टूरमलीन पदार्थ है, टूरमलीन का क्रिस्टल हो गया। निकोल प्रिज्म हो गया, निकोल प्रिज्म, पॉलराइड, तो ये जो पदार्थ है वो ध्रुवी कारक पदार्थ है। इनके सहायता से हम ध्रुवण करते हैं और ये पहचान भी करते हैं कि प्रकाश ध्रुवित है या नहीं है। ये ध्रुवी कारक है और ये विश्लेषक है, एनालाइजर, इसको विश्लेषक कहते हैं। इसी चीज़ को जो हमने यहाँ पे रस्सी का उदाहरण लिया है, धागे का उदाहरण लिया है, उसी चीज़ को हम एक दूसरे उदाहरण से देखते हैं कि जिस तरह से ये रस्सी है उसी तरीके से ये प्रकाश के कंपन है जो सभी दिशाओं में कंपन हो रहे हैं, सभी दिशाओं में कंपन हो रहे हैं। एक्स अक्ष में भी है, वाई अक्ष में भी है, एक्स वाई तल में भी है, ये कंपन आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक टूरमलीन का क्रिस्टल लेते हैं। ये जो षटकोणीय आकृति बन रही है ये टूरमलीन का क्रिस्टल है। और ये जो क्रिस्टल है वो यहाँ पे ध्रुवी कारक का कार्य कर रहा है। ये इसकी अक्ष है, ये इसकी अक्ष है। इस अक्ष के समांतर जो कंपन होते हैं उसको ये टूरमलीन का क्रिस्टल आर पार जाने देता है और बाकी जो भी कंपन होते हैं उनको ये रोक लेता है। तो ये वाले जो कंपन दिख रहे हैं वो कंपन टूरमलीन के इस अक्ष के समांतर हैं, इसलिए ऐसे वाले कंपन आगे बढ़ जाएंगे और बाकी सारे कंपन रोक लिए जाएंगे। अगर रोक लिए जाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपन आगे बढ़ गए वो एक दिशा में होंगे, सारे के सारे एक दिशा में होंगे। तो ऐसा जो प्रकाश कहलाएगा वो ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। हम यहाँ पर ये देखते हैं अध्रुवित प्रकाश है, प्रकाश है। ये वाला जो प्रकाश प्राप्त होगा वो ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। इस प्रकाश के सभी कंपन एक ही दिशा में होंगे, ये सारे कंपन एक दिशा में।
तो इस टूरमलिन के क्रिस्टल ने क्या कार्य किया, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश के अंदर बदल दिया, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश के अंदर बदल दिया। तो ऐसा जो प्रकाश है वो कहलाएगा, ऐसा जो पदार्थ है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलता है वो कहलाता है ध्रुवीकारक पदार्थ। ठीक है, सेम ऐसे के ऐसे हम दूसरी चीज़ लेते हैं, वो भी लेते हैं हम टूरमलिन का क्रिस्टल, और फिर से हम उसी तरह की एक षटकोणीय आकृति बना रहे हैं। सेम वही है, टूरमलिन का क्रिस्टल है और ये इसकी अक्ष है, ये इसकी अक्ष है। लेकिन इस बार ये ध्रुवीकारक का कार्य नहीं करेगा, ये कार्य करेगा विश्लेषक का, मतलब ये पहचान करने का कार्य करेगा कि प्रकाश ध्रुवित है या नहीं है। प्रकाश ध्रुवित होगा या नहीं होगा इसकी पहचान करने के लिए ये है, इसका नाम है विश्लेषक। यहाँ से हम देखेंगे प्रकाश को, अगर ये प्रकाश हमारी आँखों पर गिरता है तो हम कहेंगे कि प्रकाश किरणें उधर से आ रही है का मतलब विश्लेषक ये जो है टूरमलिन का क्रिस्टल ये प्रकाश किरणों को आर पार जाने दे रहा है। अगर ये प्रकाश किरणें हमारी आँखों पर नहीं गिर रही है इसका मतलब ये हुआ कि विश्लेषक प्रकाश किरणों को रोक रहा है। ये इसकी अक्ष है, ये कंपन इस अक्ष के समांतर है, ये कंपन इस अक्ष के समांतर है। तो अगर समांतर है इसका सीधा सा मतलब है कि ये प्रकाश किरणों को आगे जाने देगा। अगर प्रकाश किरणों को आगे जाने देगा तो ये प्रकाश किरणें आगे आ जाएगी और आँख के रेटिना के ऊपर दृश्य प्रभाव उत्पन्न करेगी। अगर दृश्य प्रभाव उत्पन्न करेगी इसका मतलब ये प्रकाश किरणें आ रही है। अब हम इस विश्लेषक को कुछ कोण से ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, इस टाइप से घुमाते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रकाश किरणें कभी हमारी आँख पर गिर रही है और कभी हमारी आँख पर नहीं गिर रही है। अभी जो स्थिति हमारे पास है थीटा बराबर 0 डिग्री की स्थिति है। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि प्रकाश किरणें टूरमलिन के क्रिस्टल दोनों, जो एक कार्य कर रहा है ध्रुवीकारक का और दूसरा कार्य कर रहा है विश्लेषक का, इन दोनों के बीच में कोण 0 है। कोण 0 है का मतलब ये हुआ कि इन दोनों की जो अक्ष है ये दोनों समांतर है। ये दोनों अक्ष ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है वो समांतर है। तो ये जो भाग है इसमें हमने सीखा है कि ध्रुवण किस प्रकार होता है, ध्रुवण कैसे होता है इसके बारे में देखा है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि प्रकाश ध्रुवित है या नहीं है, उसकी पहचान कैसे की जाए। ध्रुवित प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश, ये जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है ध्रुवक और विश्लेषक, ध्रुवक बोलो या ध्रुवीकारक बोलो एक ही चीज़ है। ध्रुवक और विश्लेषक इन दोनों के बीच के ये जो कोण है थीटा बराबर 0 डिग्री, उसको बदल के हम ये पता कर सकते हैं कि प्रकाश ध्रुवित है या नहीं है। देखते हैं कि हमारे पास ये है ध्रुवित प्रकाश, पहले एडिंग लगाते हैं और इसमें ध्रुवित प्रकाश की पहचान करना। भाई हम पहचान कैसे करेंगे कि प्रकाश ध्रुवित है या अध्रुवित है। ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश की पहचान कैसे की जाती है तो देखते हैं। हमारे पास ये प्रकाश है जो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। दो बनाएंगे ऐसे, एक में यहाँ पर हमारे पास ध्रुवित प्रकाश होगा, अध्रुवित प्रकाश होगा जो आगे बढ़ रहा है।
जिसके कंपन सभी दिशाओं में है। अगर कंपन सभी दिशाओं में है तो प्रकाश अध्रुवित है। काम वही है जो इससे पहले यहाँ किया था हमने, टूरमलीन के क्रिस्टल लगाने, उनके बीच अलग अलग कोणों की स्थितियाँ हमें दर्शानी है। विश्लेषक ध्रुवक तो ध्रुवक की तरह ही रहेगा। ये एक हमने टूरमलीन का क्रिस्टल लिया है जिसमें टूरमलीन का क्रिस्टल लिया है जिसमें ये इसकी अक्ष है। जो कंपन इस अक्ष के समांतर है वो कंपन आगे बढ़ जाएगा, तो ये जो प्रकाश कहलाएगा वो ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। ये कंपन आगे बढ़ गए, ये प्रकाश ध्रुवित प्रकाश है। और इसके जस्ट आगे हम एक टूरमलीन का क्रिस्टल और लगाते हैं, और ये टूरमलीन का क्रिस्टल विश्लेषक का कार्य करेगा, एनालाइजर का कार्य करेगा। इसकी अक्ष ये है, तो ये प्रकाश आगे जाएगा या नहीं जाएगा, इसका पता करने के लिए हमें दिमाग में ये बात रखनी है कि ये जो कणों के कंपन है, प्रकाश सदिश के कणों के कंपन है, प्रकाश सदिश के कंपन है, वो कंपन और जो ध्रुवीकारक पदार्थ है या विश्लेषक पदार्थ है या टूरमलीन लिया हमने यहाँ पे, ये पदार्थ है, दोनों की अक्ष परस्पर लंबवत समांतर होनी चाहिए। ये कंपन और ये ब्लू कलर की अक्ष दोनों समांतर होनी चाहिए, तो इसमें भी प्रकाश किरणें आगे जाएगी। तो यहाँ पे हमारी आँखों पर दृश्य प्रभाव उत्पन्न होगा प्रकाश का। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लेते हैं टूरमलीन का क्रिस्टल, यहाँ पर टूरमलीन का क्रिस्टल एक ध्रुवीकारक का कार्य कर रहा है, ध्रुवी कारक, और यहाँ पे टूरमलीन का क्रिस्टल विश्लेषक का कार्य। विश्लेषक का मतलब ये पहचान करेगा कि प्रकाश ध्रुवित है या नहीं है। यहाँ पे फिर वही बात है कि ये अक्ष है, ये जो अक्ष है इसके समांतर जो कंपन दिख रहे हैं हमें, वो कंपन आगे बढ़ जाएंगे, वो कंपन आगे बढ़ जाएंगे। अब ये जो प्रकाश है वो हो गया ध्रुवित प्रकाश, ये जो है वो हो गया ध्रुवित प्रकाश। पता कैसे चला कि ये प्रकाश ध्रुवित है? कि इसके कंपन सभी सेम दिशा में, एक ही दिशा में, सारे प्रकाश सदिश के कंपन एक ही दिशा में है। यहाँ पे हम विश्लेषक लगाते हैं, लेकिन इस बार विश्लेषक किसी अलग कोण से लगाएंगे। ध्यान से देखें, इसकी अक्ष और इसकी अक्ष दोनों समांतर है। यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री की स्थिति है। अब हम क्या काम करते हैं, इस विश्लेषक को घुमाने लगते हैं। इस तरह से इस विश्लेषक को घुमाते हैं, इस टाइप से ये घूमेगा, और अगर इस टाइप से ये घूमेगा तो ध्रुवीकारक तो वैसे के वैसे ही है। अगर ये इस तरीके से घूमने लगेगा तो अभी जो स्थिति है कोण की वो 0 डिग्री कोण है। अभी जो कोण की स्थिति है वो 0 डिग्री कोण है, इन दोनों के मध्य कोई कोण नहीं है, समांतर है। और अब जो कोण की स्थिति है वो 90 डिग्री के कोण की स्थिति है। तो हम इसको लगातार ऐसे घुमा के इसके कोण लगातार बदलेंगे। कहने का मतलब इसको ऐसे यूं घुमाएंगे तो एक स्थिति हम इसमें से ले लेते हैं, ये वाली, जिसमें टूरमलीन का क्रिस्टल कंपन जो हो रहे हैं उससे 90 डिग्री पर रखा हुआ है। तो ये जो कंपन है 90 डिग्री पर रखा हुआ है, तो ये वाले कंपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी आँख के ऊपर कोई रोशनी नहीं आ पाएगी। उसका कारण सीधा सा है कि
टूरमलिन के क्रिस्टल की ये जो अक्ष है वो और ये जो कंपन है वो दोनों परस्पर समांतर नहीं है। समांतर नहीं है, चित्र में इस टाइप से दिख रहा है, बाकी ये इस टाइप से होगा। अगर ये कंपन इस तरह से है और ये टूरमलिन के क्रिस्टल की जो अक्ष है वो इस तरीके से है, बोर्ड से बाहर आती हुई इस टाइप से, तो दोनों परस्पर लंबवत हो जाएंगे। अगर ये दोनों लंबवत हो जाएंगे तो ये कंपन आगे नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के प्रकाश की तीव्रता I = मैक्सिमम रहेगी और यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता जो है वो I = 0 रहेगी। इसका मतलब सीधा सा है कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो ध्रुवक और विश्लेषक के बीच के कोण के ऊपर डिपेंड करती है, कोण के ऊपर निर्भर करती है। कोण 0 होने पर तीव्रता अधिकतम होगी और कोण थीटा = 90 डिग्री ये होने पर ये तीव्रता 0 हो जाएगी। तो इसी के आधार पर हमारे पास एक मेलस का नियम है। मेलस का नियम करते हैं। मेलस का नियम, वैज्ञानिक का नाम मेलस, और इस बार हम ध्रुवक को इस टाइप से बनाते हैं, ध्रुवक को इस टाइप से बनाते हैं और विश्लेषक को इस टाइप से बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसमें से एक ध्रुवक है, इसमें से एक ध्रुवक ले लिया हमने, है दोनों पॉलराइड, प्रकाश का ध्रुवण करने वाले। इस बार हम ये जो अक्ष लेते हैं इसकी वो इस टाइप से ले लेते हैं। ध्यान से देखना है, ये अक्ष इस तरीके से है और इसमें अक्ष थोड़े अलग कलर से ले लेते हैं। ये विश्लेषक है, इसमें अक्ष भी इसके समांतर ही है, तो इसी टाइप से लेते हैं। ये जो डायग्राम है अभी जो पहले बनाया था उसी का थोड़ा शॉर्ट रूप है, आसानी से बन जाता है। ये इन दोनों के बीच में 0 कोण वाली स्थिति है, तो यहाँ पर भी ये जो कोण थीटा = है वो 0 डिग्री, ये स्थिति है। तो यहाँ पे हमने देखा था तीव्रता 0 है। और सेम इसी तरीके की अगर बात करें यहाँ पर, तो ठीक इसी तरीके से हम ये लेते हैं और इसमें भी ध्रुवक के अंदर इस तरह से कंपन बना देते हैं। ये जो अभी बना रहे हैं वो चीज़ है ध्रुवक की अक्ष, जो ध्रुवीकारक पदार्थ है उसकी अक्ष, और ये जो अभी चीज़ बना रहे हैं वो है विश्लेषक की अक्ष। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि दोनों परस्पर समांतर नहीं है, दोनों के बीच कोण थीटा = 90 डिग्री है। सीधी सी बात है कि अगर हम इस टाइप से अक्ष मान लेते हैं और इस टाइप से
विश्लेषक मान लेते हैं तो दोनों के बीच में जो कोण, यहाँ से जो पेंसिल या पेन अगर इससे आर पार हो जाता है इस दिशा में, तो वो दूसरे वाले विश्लेषक से भी आर पार हो जाएगा। अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दी जाए तो अगर ये ध्रुवक से पार हो गया तो विश्लेषक से पार नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक इस टाइप का पैटर्न बनेगा। तो ये टाइप का पैटर्न जो है प्रकाश सदिश के कंपनों को रोकने के लिए सक्षम है। तो यहाँ पे आगे देखा जाए तो तीव्रता I इज इक्वल टू 0 हो जाएगी और यहाँ पे तीव्रता देखी जाए तो मैक्सिमम हो जाएगी। दोनों एक ही दिशा में आगे जा पाए। कोण के आधार पर ही मेलस ने बताया था कि प्रकाश जो होता है, वो दोनों के कोण पर निर्भर करता है। परिभाषा देखते हैं। मेलस के अनुसार क्या होगा? मेलस के अनुसार ध्रुवक और विश्लेषक, ये ध्रुवक और विश्लेषक से पारगमित का मतलब आर पार जाने वाला, पारगमित प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो दोनों के बीच के कोण की, ध्रुवक और विश्लेषक के बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण की कोज्या, कोज्या का मतलब होता है कॉस थीटा, के वर्ग के समानुपाती होती है। ये मेलस के नियम का स्टेटमेंट है। इसी तरीके से हमें याद रखना है। और अगर मैथमेटिकल देखा जाए तो प्रकाश की जो तीव्रता है समानुपाती कोण के कोज्या के, कोज्या मतलब कॉस के वर्ग के समानुपाती होती है। तीव्रता को हम आई से प्रदर्शित करते हैं और कॉस थीटा को कॉस थीटा से कर लेते हैं स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कोई कांस्टेंट आया उसको हम I0 लगाते हैं। I0 का मतलब होता है अधिकतम तीव्रता। यहाँ पे I0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये हो गई अधिकतम तीव्रता। अब इसके केस है अगर थीटा बराबर 0 हो जाए, जैसे ये स्थिति ऊपर वाली, अगर थीटा बराबर 0 हो जाता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता जो होगी वो अधिकतम होगी। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो इसी चीज़ को मैथमेटिकली अगर कैसे देखना हो तो कैसे देखेंगे वो देखते हैं। केस फर्स्ट और केस सेकंड, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अब हमारे पास केस फर्स्ट में लेते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री, तो I cos 0 कितना होगा 1, और I बराबर I0 और cos 0 का वैल्यू अगर रखते हैं तो ये हमारे पास आएगा I बराबर I0। इसका मतलब अधिकतम तीव्रता। पता कैसे चला कि अधिकतम है? पता कैसे चला कि अधिकतम? cos का मान -1 से लेकर cos थीटा जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है -1 से +1 तक होती है। तो जो अधिकतम मान है वो 1 है, तो फिर यहाँ पे I का भी मान क्या होगा? अधिकतम होगा। इसी तरीके से अगर हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं तो cos 90 कितना होगा 0। अगर cos 90 0 होगा तो यहाँ पे I इज इक्वल टू I0, cos 90 की वैल्यू उसका स्क्वायर, तो I बराबर I0
जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है और मल्टीप्लाई जब जीरो से करते हैं तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। ये तीव्रता हो गई न्यूनतम। तो ये न्यूनतम तीव्रता है और ये अधिकतम तीव्रता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर देखें, इसमें वापस देखें कि भाई कोण जब 180 डिग्री लेंगे, फिर 180 डिग्री लेंगे तो cos 180 का जो मान होता है वो -1 होता है। तो ये तीव्रता फिर अधिकतम ही होगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी चेंज है। फिर 270 लेंगे, cos 270 का मान 0 होगा तो फिर तीव्रता 0 आ जाएगी। तो फिर 360 डिग्री लेंगे, 360 डिग्री पे वापस तीव्रता ये आएगी। मान अगर याद नहीं है तो cos 0 का जो मान होता है वो 1, cos 90 का जो मान होता है वो 0, cos 180 -1, cos 270 इज इक्वल टू 0 और cos 360 जो मान 0 का होता है वही 360 का होगा, वापस 1 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जहाँ 0 है वहाँ पे तीव्रता आएगी न्यूनतम, और जहाँ पे मान 0, 1 और ये है रेड कलर है, वहाँ पे तीव्रता आएगी अधिकतम। अब तीव्रता एक पूरे चक्कर में ये स्थिति 0 वाली और ये स्थिति 360 वाली सेम है। भाई अगर हम एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये कोण स्टार्टिंग 0 है। अगर पूरा घूम के आते हैं और यहाँ पहुँचते हैं तो कोण 360 डिग्री हुआ। तो 0 और 360 की स्थिति तो सेम ही है। अगर 0 और 360 की स्थिति सेम है तो हमारे पास ये 4 स्थितियाँ ही बनती हैं, और 4 स्थितियों में हम देखते हैं कि 2 बार तीव्रता मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम, और 2 बार मिनिमम होगी। यानी कि एक पूरे चक्कर में 2 बार तीव्रता अधिकतम होगी और 2 बार तीव्रता न्यूनतम होगी। तो इस आधार पर यहाँ पर अगर हम इस विश्लेषक को गोल गोल घुमाने लगे इस टाइप से, तो अगर विश्लेषक को अगर इस टाइप से गोल घुमाने लगे तो हमारी आँख के ऊपर जब इनके मध्य में कोण 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो उस समय तीव्रता जो रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी, अधिकतम रहेगी। और जब हमारे पास कोण 90 डिग्री और 270 डिग्री रहेगा, उस समय ये वाली स्थिति बनेगी और इस स्थिति के अंदर प्रकाश की तीव्रता रहेगी 0। अब इसका सीधा सा मतलब है कि एक पूरे चक्कर में प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम। भाई जब 0 से लेके 360 तक घूमे तो एक चक्कर पूरा हुआ, और उस एक पूरे चक्कर में 2 बार तीव्रता मैक्सिमम रहेगी, एक 0 डिग्री पे, एक 180 डिग्री पर। 2 बार तीव्रता न्यूनतम रहेगी, एक 90 डिग्री पर और एक 270 डिग्री पर। तो ऐसी स्थिति में ध्यान से सुनने वाली बात है कि प्रकाश ध्रुवित है या नहीं है, उसकी पहचान कर रहे हैं हम, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। एक पूरे चक्कर में 2 बार तीव्रता अधिकतम और 2 बार तीव्रता 0 अगर हो जाती है, 0 मिनिमम नहीं, 0 पूरी 0 हो जाती है, तो जो प्रकाश होता है वो 100% ध्रुवित होता है, पूर्ण रूप से ध्रुवित होता है। ठीक है, शब्दों पर ध्यान देने वाली चीज़ है। पहला पॉइंट है कि यदि विश्लेषक के एक पूरे चक्कर में प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम और 2 बार 0 हो जाती है तो प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित होता है। दूसरा स्टेटमेंट कि यदि विश्लेषक के एक पूरे चक्कर में प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम होती है और 2 बार न्यूनतम होती है, परंतु 0 नहीं रहती, 0 नहीं रहती का मतलब हुआ कि आँख के ऊपर थोड़ा बहुत प्रकाश आ रहा है, ये स्थिति बनी। अभी जो चित्र में दिख रहा है वहाँ पे प्रकाश 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रकाश नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें दूसरी दिशा के कंपन है ही नहीं।
अब हो सकता है कि ऐसी दिशा के कंपन जो इस टाइप से हो रहे हैं, संचरण की दिशा के लंबवत हो रहे हैं, या ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है इस बोर्ड के तल में हो रहे हैं। इसको दो तरीके से बोला जा सकता है, संचरण की दिशा के लंबवत, या फिर ये जो वाइट बोर्ड है उस बोर्ड के तल में। तो ये कंपन सारे के सारे सेम दिशा में, सेम डायरेक्शन में है। तो अभी इस टाइप से अगर घुमा दिया जाए, इन दोनों के बीच कोण 90 डिग्री कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रकाश किरणें नहीं पहुंच रही आगे। इसका मतलब ये 100% ध्रुवित है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि यदि विश्लेषक का एक पूरा चक्कर किया जाए, गोल घुमाया जाए एक पूरे चक्कर में, तो प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम होती है, लेकिन 2 बार शून्य नहीं होती, थोड़ा प्रकाश वहाँ पे पहुँच रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से दोनों 90 डिग्री वाले कोण पे इस तरह से भी कंपन कोई है। जो कंपन इस टाइप से हो रहे हैं वो कंपन भी इस कंपन के अंदर मिक्स है। हो सकता है ये 90% हो, वो वाले 10% हो, तो ऐसी स्थिति में वो 10% कंपन आगे आएंगे। और जब ये 10% कंपन आगे आएंगे तो थोड़ा बहुत प्रकाश, मान लो ये थोड़े से कंपन हैं और ये आगे आ रहे हैं, तो ये 10% प्रकाश आगे बढ़ेगा। थोड़े कंपन है, इसलिए हमने ये आकार में छोटे बनाए, तो ये प्रकाश आएगा। तीव्रता न्यूनतम होगी लेकिन शून्य नहीं हुई, ऐसी स्थिति में ये प्रकाश कहलाएगा आंशिक रूप से ध्रुवित। प्रकाश कैसे कहलाएगा? आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा, थोड़ा सा ध्रुवित है। सीधी सी बात कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे एक स्कूल के अंदर होते हैं, एक ही कलर की ड्रेस पहनी हुई होती है, तो उसमें 4-5 बच्चे अगर मान लो कोई घर की ड्रेस पहन के आए, यूनिफॉर्म नहीं है, दूसरे कपड़े पहन के आए हुए हैं, तो हम यही कहेंगे कि सभी बच्चे यूनिफॉर्म में हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कुछ बच्चे, 4-5 बच्चे, आज 2000 बच्चों में से 4-5 बच्चे ऐसे हो गए जो ड्रेस का जो कलर है उनका वो स्कूल यूनिफॉर्म के कलर से थोड़ा अलग है, तो उसे इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% सारे बच्चे यूनिफॉर्म में। उसी तरह से इस स्थिति में हम ये नहीं कह सकते प्रकाश 100% ध्रुवित है, क्योंकि कुछ कंपन इसके लंबवत दिशा में भी, ये जो कंपन हो रहे हैं इसके अलावा किसी और दिशा में भी उपस्थित है, इसलिए ये प्रकाश 100% ध्रुवित नहीं है, आंशिक रूप से ध्रुवित है। वापस सुन लेते हैं एक बार। पहला स्टेटमेंट जिसके अंदर पूरे एक चक्कर में, विश्लेषक के एक पूरे चक्कर में प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है, 2 बार शून्य होती है, 2 बार अधिकतम होती है, तो प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित है। और सेकंड स्टेटमेंट हमारा है कि 2 बार, एक विश्लेषक के पूरे चक्कर में 2 बार तीव्रता अधिकतम होती है, 2 बार तीव्रता न्यूनतम होती है, लेकिन शून्य नहीं होती। थोड़ा बहुत प्रकाश आँख के ऊपर गिरता रहता है, थोड़ा सा, बहुत कम मात्रा में, तो ऐसा प्रकाश कहलाता है आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश। अगर हम यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट लेते हैं कि विश्लेषक का एक पूरा गोल चक्कर घुमाया, उस विश्लेषक के एक पूरे चक्कर के अंदर प्रकाश की तीव्रता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो प्रकाश 100% अध्रुवित है। उदाहरण यहाँ लेते हैं कि ये वाला अध्रुवित प्रकाश है और ये हमारा जो पेन है उसे हम विश्लेषक मान लेते हैं। अगर इस टाइप से ये रहेगा तो ये जो कंपन आपको दिखाई दे रहा है ये आगे बढ़ जाएगा, ये इस विश्लेषक से आगे आ जाएगा। अगर हमने इस विश्लेषक को थोड़ा सा घुमा दिया, ऐसे कर दिया, तो अब ये जो कंपन दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आगे बढ़ जाएगा, ये आगे आ जाएगा। अगर हमने इसको ऐसे घुमा दिया तो ये वाला जो कंपन दिखाई दे रहा है सीधा, वो आगे आ जाएगा। इसका मतलब विश्लेषक की किसी भी स्थिति में, विश्लेषक की किसी भी स्थिति में कोई न कोई कंपन तो आगे आएगा ही। तो ऐसी स्थिति में आँख के ऊपर प्रकाश की तीव्रता
न अधिकतम होगी न न्यूनतम होगी, कांस्टेंट प्रकाश गिरेगा, जैसा प्रकाश हमेशा गिर रहा है वैसा प्रकाश गिरेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश 100% अध्रुवित है। तो तीसरा स्टेटमेंट ध्यान से सुने, यदि विश्लेषक के एक पूरे चक्कर में प्रकाश की तीव्रता न अधिकतम होती है न न्यूनतम होती है, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? ये बताती है कि प्रकाश जो हमारे पास है, यहाँ पे उपस्थित है, वो 100% अध्रुवित है, थोड़ा सा भी उसमें ध्रुवण की मात्रा नहीं है। ध्रुवित प्रकाश होगा तो प्रकाश की तीव्रता को कम ज़्यादा होना पड़ेगा, विश्लेषक को घुमाएंगे तब। और प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित है तो मैक्सिमम पॉइंट भी प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, और मिनिमम जो पॉइंट होगा प्रकाश की तीव्रता कम वाला, वो भी बहुत ही कम होगा, प्रकाश की तीव्रता 0 होगी। तो ये हमने अभी किया कि प्रकाश की पहचान कैसे करें, फिर हमने किया मेलस का नियम। मेलस का नियम इम्पॉर्टेंट है और कई बार सवाल आते हैं इस पर, या तो डायरेक्ट मेलस का नियम ही पूछ लेते हैं या इसके ऊपर छोटे मोटे न्यूमेरिकल सवाल भी पूछ लिया करते हैं। न्यूमेरिकल के रूप में अगर देखें तो अधिकतम तीव्रता की अगर आधी तीव्रता हो जाए, अधिकतम तीव्रता की आधी तीव्रता हो जाए तो प्रकाश, ये ध्रुवक और विश्लेषक के बीच का कोण क्या होगा, ये हम देखते हैं। एक छोटा सा सवाल करते हैं कि यदि I = I0/2 तो थीटा = क्वेश्चन मार्क क्या होगा, ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल की तरह हम ले रहे हैं इसको, एग्जाम्पल समझो या क्वेश्चन समझो कि जो यहाँ देखते हैं, ये जो प्रकाश आगे जा रहा है, ये जो प्रकाश है इसकी तीव्रता आधी हो जाती है, ध्रुवक और विश्लेषक के बीच का कोण इतना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, हमारे पास मेलस का नियम है, मेलस का नियम है हमारे पास, क्या है, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि I की वैल्यू कितनी है, I0/2, तो ये हो गया I0 cos स्क्वायर थीटा। I0 से I0 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/2 cos स्क्वायर थीटा। अगर ये चीज़ देखी जाए तो ये हमारे पास रहा cos थीटा = 1/√2। अब हमें पता होना चाहिए कि 1/√2 किसका मान होता है cos के अंदर, बोलो। तो cos थीटा 1/√2 है, तो cos थीटा = cos 45 डिग्री, π/4 डिग्री का जो मान होता है वो, तो थीटा बराबर कितना रहा, 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री वो कोण है, ध्रुवक और विश्लेषक के बीच में कोण 45 डिग्री अगर रखा जाए, 45 डिग्री अगर रखा जाए, तो प्रकाश की तीव्रता आँख के ऊपर जो गिरती है या विश्लेषक से जो पार होती है प्रकाश की तीव्रता, वो आधी हो जाएगी। सवाल को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर 45 डिग्री कोण रखा जाए ध्रुवक और विश्लेषक के बीच में, तो प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, आधी हो जाएगी। दूसरे तरीके से पूछें कि यदि प्रकाश की तीव्रता आधी हो जाए तो कोण कितना होगा, वो तो 45 डिग्री होगा। तो अभी हमने पोलराइड क्या होता है, ध्रुवण की क्रिया क्या होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा है, और आगे वाले टॉपिक में ब्रूस्टर का नियम, निकोल प्रिज्म, ये चीज़ें भी हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।